Hello, everybody. Good evening. Am I audible, visible? Hello, everyone. Good evening. All brave people. Good evening, जी. Everybody, good evening. Last time क्या पढ़ा था? याद है किसी को? हैप्पीनेस. हैप्पीनेस का पार्ट 1. क्या बात है. कौन समराइज करेगा? क्या क्या पॉइंट्स पढ़े थे? Who will summarize? चलो, रेज योर हैंड जो जो समराइज करना चाहते हैं. अब सबने नोट्स देखना चालू किए हैं. कितने बड़े हो जाएं, लेकिन जो बचपन की स्कूल की क्लास की आदतें होती है वो जाती. जो काम क्लास से पहले करके आना चाहिए वो सवाल पूछने पे चालू होता है. बताएं जरा, कौन करेगा ट्राई? चलिए, जेपी सिंह जी, यस बताएं. आपको करना है ट्राई? यस सर. हाँ जी, बताएं. हैप्पीनेस में सर हमने डिस्कस किया था कि हैप्पीनेस को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है बिकॉज हम लोग इफ और देन की कंडीशन में फंसे रहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा. एंड इफ एंड देन का स्टेटमेंट जो है हैप्पीनेस को डिफाइन करने में बड़ा मुश्किल करता है. और प्लेजर को कभी भी हम हैप्पीनेस की डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो एक सेंसेसरी प्लेजर होता है कि आपको पेन फील हो रहा है तो आपको फीलिंग हो रही है, आपको पैसे मिले तो आपको प्लेजर फील हो रहा है, आपको गाड़ी मिली तो उससे आपको प्लेजर फील हो रहा है, आपने आइसक्रीम खाई है तो आपको फीलिंग आ रही है कि हाँ मैंने ठंडा खाया. बट दैट इज नॉट हैप्पीनेस. प्लेजर हमेशा टेम्परेरी होता है और ये इसको आप परमानेंट नहीं कह सकते हैं. और देखिए, हमेशा हमारा प्लेजर, ब्रेन. यस, वेरी गुड. प्लेजर टेम्पररी क्यों है? क्योंकि प्लेजर इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन इनपुट. करेक्ट उसको सर. इनपुट चाहिए, राइट? हम्म. इनपुट, जो नर्व्स पे स्टिमुलेशन है, वहां से हमारे प्लेजर की शुरुआत होती है. तो यानी हम्म. कि फॉर प्लेजर यू ऑलवेज नीड सर्टेन इनपुट. अब हम दिन भर अलग अलग एनवायरनमेंट में जाते हैं, अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो दिन भर हम सेम इनपुट पे नहीं है. हमारे इनपुट चेंज होते रहते हैं कंटिन्यूअसली, राइट? तो इनपुट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. सो दैट्स व्हाई प्लेजर is always fleeting, it is always temporary, and there is a limitation कि एक चीज आपको कितना प्लेजर दे सकती है, उस पे भी लिमिटेशन रहता है. ठीक है? क्यों? करेक्ट सर. इसको आप इकोनॉमिक्स में कहते हैं ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ करेक्ट. डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? कि जब आप केक खा रहे हैं तो केक का पहला पीस सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है, दूसरा पीस उससे कम स्वादिष्ट है, एग्जैक्टली. तीसरा और भी कम स्वादिष्ट है, और हाँ. चौथे पांचवे तक तो आप कहेंगे ना ना भैया, अब हटा लो इसके सामने अब तो शायद एक पॉइंट ऐसा आ सकता है जब आप उसे देखना भी पसंद नहीं करेंगे, इसको दिखाओ भी मत मुझे. करेक्ट. It diminishes, right? It's the nature of pleasure that तो it. इट्स अ बेल कर्व. Yeah. तो अच्छा पॉइंट आपने बनाया. पहला पॉइंट हमारा था that we fail to define happiness, and that's why sometimes we just consider pleasure as happiness. और ये एक हेडोनिक पैराडाइम है, जिस पैराडाइम का जो शिकार है वो बहुत सारे लोग होते हैं.
कि ऑलवेज अपनी जिंदगी का गोल ये बना लेते हैं कि जितना प्लेजर हो सकता है प्लेजर इकट्ठा करो। अब प्लेजर की खास बात यह है कि प्लेजर तो आप थोड़े से, हमने बात की थी, थोड़ा सा आप कोई ड्रग्स ले लें, कोई कोकेन लगा लें, कोई एमडीएमए लगा लें, कोई कोई वीड पी लें, या फिर और कोई ड्रग कर लें। नहीं तो कुछ लोग तो सिर्फ कफ सिरप भी पी लेते हैं, उसमें भी ये सब ठीक है आप करते हैं, मगर ये सब चीप वो प्लेजर है, राइट? चीप हैप्पीनेस है। तो प्लेजर से एसोसिएट करोगे तो इन सब चीजों का शिकार कब हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्या बताया था मैंने? हु वांट्स टू टेल द सेकंड वन? पहला तो हो गया फेल टू डिफाइन हैप्पीनेस, दूसरा कौन बताएगा? चलिए, यस विनय बताओ। सर आपने एक पॉइंट बताया था कि आई एम ऑडिबल, यस आवाज यस। आ रही? ओके। आपने एक पॉइंट बताया था कि हम अपने पास के प्लेजर या पेन को देखते हैं और बाद वाले पेन और प्लेजर को इग्नोर कर देते हैं। हमारे ब्रेन की टेंडेंसी होती है कि जैसे जिम जाने में क्या है, हमें शुरू में पेन महसूस होता है बट उसका लेटर ऑन फायदा होता है। ये प्लेजर वाले पॉइंट में ही आ गया। सेकंड पॉइंट बताएं, सेकंड पॉइंट, व्हाट वाज द सेकंड पॉइंट अबाउट हैप्पीनेस, दैट व्हाई वी मिस हैप्पीनेस? सर सेकंड पॉइंट एक्चुअली वो सुपीरियरिटी वाला था, आपने बताया, मुझे याद है। सुपीरियरिटी मतलब हम लोग सुपीरियरिटी के चक्कर में, एक कंपटीशन के चक्कर में आ जाते हैं, जो कुछ टाइम तक तो हमें अच्छा लगता है कि हम अपने आप को ऊपर दिखाते हैं, बट बाद में क्या होता है, हम अकेले पड़ जाते हैं। गुड। तो और इसमें आपने एक एग्जांपल दिया था सोसाइटी के अंदर, आपने जो हम फर्स्ट 10-15 सेकेंड्स होते हैं जो हम लोगों से मिलते हैं, तो हमारे ब्रेन में एक लाइन होती है, एक लो लाइन, मतलब एक न्यूट्रल लाइन होती है, एक इसके ऊपर वाले होते हैं और एक नीचे वाले होते हैं। तो हम बड़ी जल्दी उस चीज को, हमारा ब्रेन एक्सेस कर लेता है कि ये लो लाइन है, तो हम उनके साथ बात करने का तरीका हमारा काफी कैजुअल हो जाता है। और जो हाई लाइन पे ऊपर जाते हैं तो उनको काफी हम रिस्पेक्टफुल या फिर इंस्पिरेशन के तौर पे देखते हैं। जी जी। इसलिए आप देखते हैं कि एक बहुत बढ़िया बात होती है कि कई लोग जब आपकी नजर से उतर जाते हैं तो आप कहते हैं कि आज तो मेरी नजर से उतर गए। ये नजर से उतरने का मतलब क्या है? कहाँ से उतरा? वो कहाँ चढ़ा हुआ था पहले? वो नजर से उतरने का मतलब ये होता है कि जब आपने अपनी न्यूट्रल लाइन में ऊपर से उसे नीचे गिरा दिया, राइट? तो आप किसी से बेहद प्यार करते थे, आपकी नजर में वो हाई स्टेटस पे था, उसकी इंटेग्रिटी, उसकी वैल्यू सिस्टम, देन सडनली आपने देखा कि अरे ये तो बहुत सारी गलत आदतों में पड़ा हुआ है। और एकदम से जो हाई स्टेटस था, जब शॉकिंगली, विदाउट टू मच टाइम, जब आप किसी को हाई स्टेटस से लो स्टेटस पे डाल देते हैं, उस फ्रेज को हम ऐसे कहते हैं कि आज तुम मेरी नजर में गिर चुके हो। और किसी को कहते हैं आज तुम मेरी नजर में उठ गए। नजर में उठ गए मतलब क्या? कौन सी नजर में उठ गए? यानी कि आप बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें अपनी न्यूट्रल लाइन से ऊपर रख दिया है। ठीक है, तो ये फिनोमिनास हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते ही हैं, बट कई बार गहराई से उस पर क्वेश्चन नहीं करते कि नजर से गिर गया मतलब किधर गिरा। तो ये सेकंड पॉइंट इज चेजिंग सुपीरियोरिटी, कि हम कई बार सुपीरियरिटी को चेज करते हैं, और जिसकी वजह से एक छोटा मोटा मोटिवेशन आता है, सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस आती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगेन, जैसे कॉफ़ी से भी नींद उड़ती है, सिगरेट से भी नींद उड़ती है, और नशे से भी प्लेजर होता है, बट दैट्स नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट। ओके, सो ऐसा नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि सुपीरियरिटी से कुछ फ़ायदे नहीं है। सुपीरियरिटी के कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन अगर रिस्क टू बेनिफिट रेशियो हमने देखा कि फायदे तो बहुत हैं, लेकिन उसके साथ में जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब नुकसान ज़्यादा हो और फायदे कम हो, तो इट्स बेटर कि उसको अपनी फाउंडेशन में ना लें हम, तो ही ज़्यादा बढ़िया है हमारे लिए। ठीक है, तो चेजिंग सुपीरियरिटी हो गई है। आगे देखें, तीसरा क्या था, कौन बताएगा? चलो प्रिया। Good evening, sir. The third is overly controlling. We want to control people and outcome, which results in power stress. Others will resist us, and we get superstitious and we make wrong decisions. गुड, बिकॉज डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन नहीं होगी, और डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन नहीं होगी तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि हम लोग गलत डिसीजंस लेते रहेंगे, राइट? सो दैट्स इम्पोर्टेंट। अगला पॉइंट क्या है?
सर हाउ इज योर स्टमक? ड्रिंक स्टमक तो 2 दिन में ठीक हो जाता है, अभी क्या है, 2 क्लास करता हूँ ठीक हो जाता है। हाँ जी, अगला कौन बताएगा? ये तीसरा पॉइंट था। सुपरस्टिशियस इसलिए बन जाएंगे ना जब आप हर ऐसी चीजों को कंट्रोल करना चाह रहे हो जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपको ऐसी ताकतों में बिलीव करना पड़ेगा जिन ताकतों को आप समझ नहीं सकते, राइट? तो आप अपना लड़का पैदा करना चाहते हो, अब आपको विज्ञान पता नहीं है कि कोई भी दुनिया का कोई भी आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता, फिलहाल तो नहीं कर सकता, अभी तक तो इतना विज्ञान विकसित नहीं हुआ है कि हम जेंडर कंट्रोल कर सकें, लेकिन फ्यूचर में होगा ऐसा। जेनेटिक इंजीनियरिंग, अगर आप एपिजेनेटिक्स जानते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग जानते हैं, तो फ्यूचर में आपको कस्टमाइज बेबी पैदा कर पाएंगे आप, ठीक है? जैसे आप एक इंटीरियर डिजाइनर के साथ बैठ करके अपने घर का पूरा माहौल तय कर लेते हैं, वैसे आपको बैठ के डिसाइड करना है बच्चे की आंखें कैसी होनी चाहिए, स्किन का कलर कैसा होना चाहिए, हेयर कैसे होने चाहिए, राइट? सब आप तय कर पाएंगे, ठीक है? ऐसे कस्टमाइज बेबी प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो बच्चों को पैदा करने में भी कस्टमाइजेशन आएगी, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा सा वक्त है, शायद हमारे जीते जीते ना हो, लेकिन कुछ सालों में आप देखेंगे कि कस्टमाइज बेबीज आप लोगों को मिलेंगे, बट फिलहाल तो नहीं है। तो अब ऐसी चीज को आप कंट्रोल करने जाओगे तो गलत गलत चीजों में आप बिलीव करने लगोगे। अगला क्या बताया था मैंने? ओवरली कंट्रोलिंग हो गया, चेजिंग सुपेरियोरिटी हो गई। पियाली, यस बताएं। So the fourth one was the medium maximization. जी, Here you told that we actually attached with the medium, not with the end goal. And you have given the example of Guru and God. We want to reach to Guru, but we give priority to Guru and attached with Guru and cannot reach to God, go in wrong direction. तो कई बार हम खुशी से ज्यादा खुशी मिलने वाले जो साधन है उनसे अटैच हो जाते हैं। तो मतलब आपकी कार को आपने खुशी का बेस बनाया, अब कार है तो आप खुश हैं, कार चलेगी तो अब आप दुखी हो जाएंगे। तो मीडियम इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि मीडियम इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया कि आप अपना एंड गोल तो भूल ही गए कि कार ली किस लिए थी, खुश होने के लिए ली थी क्या? लोगों को देखें आप रोड के ऊपर, एक आपकी गाड़ी पे कोई स्क्रैच कर दे तो आपको पता लग जाएगा आप कितने मानव हैं, ठीक है? कितना मानवीकरण हुआ है ये तुरंत पता है। कोई बहुत ज्यादा ये जो इंसानियत की परतें हैं, ये परतें हटाने में ज्यादा नहीं समय लगता है, थोड़े से ट्रिगर इनफ है। लोगों की गाड़ियों में एक स्क्रैच हो जाता है, लोग निकल करके लोगों के गाल पे स्क्रैच बना देते हैं, इंसान पे स्क्रैच मार देते हैं, इतना अटैच्ड होते हैं। तो ये मीडियम मैक्सिमाइजेशन होता है, दिस इज कॉल्ड मीडियम मैक्सिमाइजेशन। गुड। और भी कोई पॉइंट बताया था या सारे कवर हो गए? सारे हो गए कवर? गुड। एक और चीज आप लिख सकते हैं, स्पेशली रिलेशनशिप में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? इनेबिलिटी टू मैनेज एक्सपेक्टेशंस, आशाओं को मैनेज ना कर पाना, सॉरी अपेक्षाओं को मैनेज ना कर पाना। तो जब आप एक्सपेक्टेशन 2 प्रकार की होती हैं, एक आप जो लोगों से रखते हैं, दूसरी लोग जो आपसे रखते हैं। कुछ लोग जीवन में इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनको लगता है कि पूरी दुनिया की अपेक्षाएं पूरी करने का ठेका मैंने ले रखा है। तो कुछ लोग ऐसा ठेका लेके चलते हैं कि सबकी एक्सपेक्टेशन पूरी करनी है मुझे, मम्मी की, पिताजी की, बच्चों की, बीवी की, पत्नी की, पति की, हर सबकी एक्सपेक्टेशन पूरा करने का ठेका मैंने लिया हुआ है। और इस ठेके के चक्कर में सबसे ज्यादा दुखी ये रहते हैं।
तो एक्सपेक्टेशन एक तो लोगों की पूरी करने के चक्कर में फियर ऑफ डिसअपॉइंटिंग अदर्स, लोगों को डिसअपॉइंट करने का जो डर है, इस डर के चलते कई लोग अपने इंटरनल वर्ल्ड को टॉक्सिक बना लेते हैं, अपने इंटरनल कॉन्वर्सेशन को बुरा बना देते हैं। अब बाहर कुछ कह नहीं पा रहे हैं लेकिन अंदर अंदर सफोकेट होते हैं, अंदर अंदर घुटते हैं। जितने भी पीपल प्लीजर हैं, लोगों को प्लीज करने के चक्कर में अपनी खुशी खतरे में डालते हैं हमेशा। कितने बैठे हैं यहाँ पे पीपल प्लीजर, मुझे बताएं ईमानदारी से चैट बॉक्स में, जिन्हें लगता है कि सभी की आशाएं पूरी करना मेरा ठेका है और मैंने नहीं किया तो मैं शायद एक बुरा इंसान माना जाऊंगा, सेल्फिश माना जाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, सामने वाला हर्ट हो सकता है, मुझे नहीं पसंद कि मेरी वजह से कोई हर्ट हो, भले खुद हर्ट हो जाए। एक चीज मान लें, सबको खुश रखने का ठेका नहीं है आपका, आपकी पहली जिम्मेदारी आपके प्रति है। इसे सेल्फिश होना नहीं कहते, इसे सेल्फ केयर कहते हैं। ठीक है, ये सेल्फिश होना नहीं है। सेकंड, एक तो ये हो गई कि दूसरों की अपेक्षाओं का बोझा अपने कंधों पे लेकर के चलना। दूसरी, लोगों की, लोगों से आपकी भी अपेक्षाएं हैं, आप भी लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। बट सर इट इज, हाँ तो रियलिटी की तो बात कर रहा हूँ मैं, कौन सा फैंटेसी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सेल्फ डेवलपमेंट के प्रोग्राम में फैंटेसी थोड़ी डिस्कस करेंगे, रियलिटी डिस्कस करेंगे। तो दूसरी है कि आपकी भी लोगों से एक्सपेक्टेशन है, यस और नो। और जब जब लोग आपकी एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी नहीं करते तो क्या होता है, हर्ट होते हैं आप। इन्हें मेरे साथ ऐसे बात करनी चाहिए थी। कल को वाईएसआर के ऑफिस में आए, एक्सपेक्ट करके आए कि ऑफिस आऊंगा तो वाईएसआर कोई चाय वाय पिलाएंगे, नाश्ता वाश्ता कराएंगे और अलग से 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के मेरे साथ बात करेंगे, और मैं, आप आए और मैं बस 5 मिनट में हाय लो करके निकल गया। अब आप वो 5 मिनट मिलने की खुशी नहीं है आपको, ठीक है, अब आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे, यार ये क्या किया हुआ है, ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। और हो सकता है आप खाली हाथ आ गए तो वाईएसआर डिसअपॉइंट हो जाए, यार पहली बार मिलने के लिए आया, एक फूल तो ले आता है एटलीस्ट, वो भी ना लेके आ सका तो वाईएसआर डिसअपॉइंट हो जाएगा। तो आपके सारे डिसअपॉइंटमेंट, द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी इज डिसअपॉइंटमेंट। जब एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच का जो गैप है, उस गैप को आपका ब्रेन एज ए डिसअपॉइंटमेंट या फिर एज ए फ्रस्ट्रेशन या एज ए हर्ट एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो 2 प्रकार की एक्सपेक्टेशन हुई। पहली चीज, दूसरों की एक्सपेक्टेशन आपके प्रति, दूसरी आपकी एक्सपेक्टेशन दूसरों के प्रति। ठीक है, कई बार हमें बिना किसी कारण के, वी हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द गॉड, फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द अननोन फोर्सेस, वी हैव एक्सपेक्टेशन फ्रॉम लक एज वेल, हमारी किस्मत से भी अपेक्षाएं हैं। आज किस्मत काम कर जाए थोड़ा तो बहुत बढ़िया होगा, और फिर जब किस्मत नहीं सुनती तो फिर दुख होता है। एक्सपेक्टेशन को ध्यान से समझें, एक्सपेक्टेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ योर ब्रेन। जो भी साधु संत आपको कहता है कि आप ऐसा जीवन बना सकते हैं जहाँ पे आप में कोई अपेक्षाएं नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है आपके ब्रेन के लिए। आप अगर संसार में हैं तो विदाउट एक्सपेक्टेशन आप जी नहीं पाएंगे। हाँ, अगर आप एक हिमालय की गुफा में ही चले गए हैं तो फिर जब कोई है ही नहीं तो आशाएं कैसी है, अपेक्षाएं कैसी, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इफ यू आर लिविंग as a part of the society, if you are living as a part of family,
and if you are living and interacting on daily basis with your fellow humans, then expectations will always be a part of the process. Expectation आई कहाँ से? एक्सपेक्टेशन हमारी सर्वाइवल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है. एक्सपेक्टेशन क्या है कि यू आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट समथिंग, और जब आप कुछ प्रिडिक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेशन मीन्स यू आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट. या फिर आप अपने पास्ट मॉडल को यूज करके फ्यूचर सिनारियो में इस मॉडल को जब अप्लाई करते हैं तो उसे एक्सपेक्टेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पिछली 4 बार मैं आपसे मिला तो मैंने एक तरीके से आपको बिहेव किया, तो अब 5वीं बार जब आप मुझसे मिलने आ रहे हैं तो आप मेरे पास्ट का जो मॉडल है, आपका एक्सपीरियंस है, उस मॉडल को लेकर के उस मॉडल को फ्यूचर में सिमुलेट करेंगे, और फ्यूचर में सिमुलेट करके ये आशा रखेंगे कि ऐसा ऐसा होने वाला है. सो दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग योर एग्जिस्टिंग मॉडल and projecting it in future so that you can simulate future. आप फ्यूचर का सिमुलेट